So our next technique is method study. So under method study, technique of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. So objective again same कि ऐसा मेथड सिलेक्ट करना काम को करने के लिए जिससे कॉस्ट कम से कम हो और उससे हमें आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम मिले और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हों. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई कंपनी है लाइक शूज़ मेकिंग की कंपनी है तो वहाँ पर देर आर टू टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लेबर को लगाओ और वो मैनुअली काम करें, हाथ से शूज़ को बनाएं. एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल इंटेंसिव कि आप मशीनरीज का यूज़ करो और विद द हेल्प ऑफ द मशीनरीज शूज़ को बनाया जाए. सो देयर आर टू मैथड्स, देयर आर टू ऑप्शंस यू हैव. तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो उससे कितनी कॉस्ट आएगी और आपको बेनिफिट कितना होगा. उससे क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की अच्छी होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी. सो सेकेंड वन, अगर आप मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी या कॉस्ट कितनी आएगी और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें कंसीडर करके फिर उस मेथड को चूज़ करना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है. सो मेथड स्टडी में काम करने के लिए मेथड को सिलेक्ट किया जाता है, बट मेथड को सिलेक्ट करने से पहले उस मेथड के ड्रॉबैक्स और उसके एडवांटेज को कंसीडर किया जाता है. सो नेक्स्ट स्टडी इज़ टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी में सबसे पहले क्या किया जाता है, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया जाता है किसी काम को करने के लिए. जब स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद टारगेट डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम के अंदर पर्सन इतनी प्रोडक्शन करेगा. सो उसकी हेल्प से वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाता है कि वर्कर्स एफिशिएंट हैं या फिर इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं. सो टू कंडक्ट time study, Taylor suggested to observe average worker, an average worker when he is performing the job with the stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job. टाइम स्टडी में एक एवरेज वर्कर को लिया जाता है, उसको काम दिया जाता है और देखा जाता है कि वो काम को कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है. उसके बाद सबसे पहले टेलर ने क्या किया, एक वर्कर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया. उसके बाद उसने 100 टाइम्स इसको ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. फिर जब उसने देखा कि इतना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम मेरे पास इतना है, सो उस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया गया एवरेज वर्कर के लिए. सो आई रिपीट, टेलर ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया एक वर्कर के ऊपर, उसको काम दिया और टाइम्स जो है वो देखा कि कितने टाइम में वो काम कर रहा है और उस ऑब्जर्वेशन को उसने 100 टाइम्स किया और उस 100 टाइम से उसने एवरेज टाइम निकाल लिया कि अगर हम एक पर्सन को काम देते हैं 500 यूनिट्स बनाने के लिए देते हैं तो वो 8 आवर्स में इस काम को कर देता है. तो 8 आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया एक एवरेज वर्कर के लिए. तो जो पर्सन 8 आवर्स में 500 यूनिट्स बना देगा इट मीन्स वो एवरेज वर्कर है. और जो वर्कर्स जो है 7 आवर्स में उन 500 यूनिट्स को बना रहा है वो एफिशिएंट है. और जो वर्कर टाइम ज़्यादा ले रहा है 500 यूनिट्स को बनाने के लिए, 9 आवर्स ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है, वो इनएफिशिएंट वर्कर है. तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी वर्कर्स की पता चल जाती है. नेक्स्ट स्टडी इज़ मोशन स्टडी. सो मोशन स्टडी का जो मेन मोटिव है वो क्या था, टू डिटर्मिन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. सबसे पहले मूवमेंट्स फाइंड आउट करना कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें कितनी मूवमेंट्स हो रही हैं. उसके बाद ये देखना कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कितनी हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कितनी हैं, जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको कट करना और ऐसे टूल टेक्निक्स को यूज़ करना, ऐसे सोर्सेज को यूज़ करना, रिसोर्सेज को यूज़ करना जिससे कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ना हो. एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो काम कर रहा है और उसने अपना जो टूल्स का बॉक्स है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है. तो बार बार जो टूल्स लेने के लिए उसे बैंड होना पड़ रहा है, नीचे झुकना पड़ रहा है, जिससे उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसको हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी इन फ्यूचर हो सकते हैं कि उसको बार बार बैंड होना पड़ रहा है. तो ये जो मूवमेंट है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं. तो टू रिड्यूस दीज मूवमेंट
क्या करना चाहिए, एक टेबल जो है साथ में लगाना चाहिए, उसके ऊपर टूल बॉक्स को रखना चाहिए और उन टूल्स को फिर आसानी से वो पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है। इससे जो अननेसेसरी मूवमेंट है, जो उसको बार बार झुकना पड़ रहा है, बेंड होना पड़ रहा है, वो नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ ही स्टोर डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आसानी से वहाँ से मटेरियल को उठाया जा सकता है और प्रोडक्शन की जा सकती है। अगर स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो दूर होगा, उसमें डिस्टेंस होगा बिटवीन द स्टोर डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्ट को लाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भी जो मूवमेंट है वो कौन सी है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, जिससे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मोशन स्टडी से ये किया गया कि मूवमेंट जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट किया गया और उनको रिमूव करने की कोशिश की गई। तो मोशन स्टडी ये सिखाती है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिमूव करना है, कट करना है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। सो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट टेक्निक है, ये 4 जो स्टडीज़ हैं ये आपकी वर्क स्टडी में आएंगी। फैटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। आपने इन टेक्निक्स को करते हुए ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारी की सारी टेक्निक्स किन के लिए बेनिफिशियल है, वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसमें क्या है, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। इसमें डिफरेंट वेजेस दिए जाते हैं एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को। सो इसमें जो है एक्स्ट्रा वेजेस पे किए जाते हैं। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग काम कर देते हैं, उनको एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि अगर आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया और हमें कम वेजेस मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमने अपने टारगेट को कंप्लीट करना है ताकि हम पूरे वेजेस ले सकें। तो इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 यूनिट्स बनाने हैं, 10 यूनिट्स पर डे है, अगर कोई पर्सन 10 यूनिट्स पर डे बना देता है तो उसको मिलेंगे ₹50। और अगर वो कोई पर्सन 12 यूनिट्स बनाएगा पर डे के अकॉर्डिंग, उसको दिए जाएंगे ₹60। और अगर कोई पर्सन 8 यूनिट्स बना रहा है पर डे के अकॉर्डिंग, तो उसको मिलेंगे 40। इट मीन्स जो पर्सन ए ने 10 यूनिट्स बनाए, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, उसको 500 मिल गया। 10 × 50 रुपीज़ 500 मिल गए। बी ने 12 यूनिट्स बना दिए, पर डे के अकॉर्डिंग ज़्यादा बना दिए, उसको मिले 720 हायर। एंड सी ने 8 यूनिट्स बनाए हैं पर डे के अकॉर्डिंग, उसको मिले 320 लेस। तो इसमें अगर हम देखें तो एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट है ये पर्सन, ये है एवरेज, और ये है इनएफिशिएंट। तो अगर सी को पता है कि मुझे 320 रुपीज़ मिल रहे हैं क्योंकि मेरी जो प्रोडक्शन है, मैंने कम प्रोडक्शन की है, मैंने कम काम किया है, तो ऑटोमेटिकली उसने देखा उसको 320 मिल रहे हैं, जो एफिशिएंट है उसको 720 मिल रहे हैं, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने भी नेक्स्ट टाइम जो है ज़्यादा काम करना ताकि मैं पूरे जो वेजेस हैं वो रिसीव कर सकूं अकॉर्डिंग टू द एवरेज वर्कर या फिर एफिशिएंट वर्कर। सो दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, जिससे कि हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पर्सन का पता चलता है। और यू कैन से दैट ये किस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ये किसको वॉयलेट करता है, ये वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को, क्योंकि फ्योल हमें ये कहता है कि हर एक पर्सन को आपने इक्वल वेजेस, इक्वल रेम्यूनरेशन देने हैं, रेम्यूनरेशन पे करना है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर आपने पे करना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, फ्योल के प्रिंसिपल के ये कॉन्ट्राडिक्ट टेक्निक है। नेक्स्ट, लास्ट वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। यू हैव ऑलरेडी डन मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक। सो मेंटल रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्कर्स ये सोचते हैं कि हमसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, हमें सैलरीज कम मिल रही हैं, और मैनेजमेंट ये सोचती है कि वर्कर्स काम चोर हैं, काम नहीं कर रहे और एक्स्ट्रा उनको हम पे कर रहे हैं। तो इसलिए जो मेंटल रेवोल्यूशन है वो क्या कहता है कि अगर आप स्मूथ एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो देयर शुड बी चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। सो he refer to change as a revolution of mind to develop
पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ कॉपरेशन फॉर ईच अदर, क्योंकि अगर थिंकिंग चेंज होगी, उनकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, तो बिज़नेस के ना तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं और कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना एंड कोऑपरेशन होना वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर some techniques of scientific management.